Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars. I am Advocate Vanita presenting here with an important topic that is related to contempt of court. जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल रहेगा, इस वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाऊँगी या अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मुझे वाईफाई का भी इशू चल रहा है और मोबाइल का जो नेटवर्क है उसमें रेंज इतनी अच्छी नहीं रहती, नेटवर्क इतना अच्छा नहीं रहता कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतने में आप अपना रिवीजन कर लोगे। और आज मुझे लगा कि मुझे एक नया टॉपिक देखना चाहिए, क्योंकि मौजूदा टाइम में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो विषय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी है। न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस बोबड़े, उन्होंने एक 50 लाख की बाइक पर जब उन्होंने राइडिंग की तो प्रशांत भूषण ने क्या किया, एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये बात कही कि ऐसे जो ये राइडिंग की गई है तो ये एक बीजेपी नेता के पास ही 50 लाख की बाइक हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और लास्ट टाइम के जो 4 चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ही भारत के जो लोकतंत्र है उसको डैमेज कर दिया है। तो उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट फाइल कर दिया। तो मुझे ये लगा कि मैं उस करंट इशू में नहीं जा रही हूँ, मैं आपसे ये डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है या नहीं बनता। मुझे ये लगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो मुझे लगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है या सीआरपीसी है, कहाँ कहाँ उसका प्रोविज़न है और ये हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में लॉ के फॉर्म में कैसे आया, उसका कुछ जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर न्यूज़ में रहा है तो ये टॉपिक जो है ये फ्यूचर में आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इश्यू के अंदर ये टॉपिक आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम कोर्ट के अंदर किसी जज के एक्ट पर या कोर्ट से बाहर भी किसी जज के एक्ट पर या कोर्ट ऑफ लॉ के किसी एक्ट पर जब हम कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जो उनके राइट्स का वायोलेशन करती है, जो उनकी डेफेमेशन करती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न दिया गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में इसका प्रोविज़न दिया गया है और सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो मोस्टली कम ही माइंड में रखे जाते हैं, हम इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करवाते हैं। तो आज हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग हर एक जो एस्पेक्ट है उसका, हर एक पॉइंट है जिस विषय पर कोई भी इशू अराइज हो सकता है, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी बाहर की हवा की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मैं आज जिस जगह हूँ मैं अपने सिटी नहीं हूँ, मैं अपने सिरसा शहर में नहीं हूँ, अपने घर में नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं गई हुई हूँ कुछ दिनों के लिए। और वहाँ का जो माहौल है वो जो है मुझे यहाँ के माहौल से थोड़ा अलग लगा। तो वहाँ ठंडी हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उस वजह से मुझे लगा कि मैं बाहर खुली हवा में ही ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, जिससे जो एक गर्मी के माहौल में जो थोड़ी सी हमें गर्मी से राहत मिल सके। तो अगर आपको लगे कि बीच में कुछ आवाज़ आ रही है तो आप उसको इग्नोर कीजिए और आज के वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इंडिया में उसका मीनिंग क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मीनिंग हम समझते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवहेलना करना। एक ऐसा ऑफेंस है जो किस लिए उसको ऑफेंस माना गया कि जब डिसओबीडियंट का मतलब जब आज्ञा ना माने, जब हम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना करते हैं, कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, कोर्ट के किसी रूल की अवहेलना करते हैं, तो उस मामले में जब कोई अवहेलना की जाती है, अवज्ञा की जाती है या डिसरिस्पेक्टफुल, एक रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, सम्मान, जब हम कोर्ट के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते और उसके ऑफिसर्स के व्यवहार के जो है उसके रिगार्डिंग भी अवज्ञा करते हैं या सम्मान की भावना नहीं रखते हैं, जो किसी भी अथॉरिटी को उसकी डिग्निटी, जस्टिस
उसका विरोध दिखाती है। तो कंटेम्प्ट आप उसको मानिए जिसमें हम कोई भी एक कानून की अथॉरिटी है, उसके जो मेंबर्स हैं, वहाँ जो वर्कर्स हैं, उनके कार्य प्रणाली पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके आदेशों की पालना नहीं करते हैं, अवज्ञा करते हैं, असम्मान करते हैं, वो क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा। अभी जो जस्टिस बोबडे का जो मैटर था, उस मैटर में भी क्या था कि हालांकि वो अवहेलना कोर्ट से बाहर की गई, लेकिन वो की तो गई है कोर्ट ऑफ लॉ के एक्ट पे। तो उसके लिए जो है सो मोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज उस पर लगा दिया गया, प्रशांत भूषण पर। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इंडिया में 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर तो जो डेफिनेशन है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, दोनों की डेफिनेशन कंटेम्प्ट्स ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 2B और सेक्शन 2C साइमल्टेनियसली रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है? सिविल कंटेम्प्ट आप मान के चलो, सिविल लॉ क्या होता है, जिसमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिसाइड किए जाते हैं, लायबिलिटीज़ डिसाइड की जाती है, पनिशमेंट्स के प्रोविज़न जिसमें नहीं होते, जिसमें कंपनसेशन के प्रोविजंस होते हैं, जिसमें डैमेजेस के प्रोविजंस होते हैं। ऑन मैटर में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सिविल कंटेम्प्ट उसको माना जाएगा जहाँ विलफुल मतलब जहाँ जानबूझकर डिसओबीडियंस की गई, अवज्ञा की गई, किसी जजमेंट की, डिग्री की, कोई डायरेक्शन दिया गया कोर्ट के द्वारा, कोई ऑर्डर दिया गया, कोई रिट इशू करी गई, और कोई अदर प्रोसेस जो कोर्ट ने किया, या तो उसका डायरेक्ट जानबूझकर विलफुल अपनी इच्छा से उसका विरोध किया गया हो, या बिल्कुल ब्रीच की गई है उस जो भी कोर्ट की अंडरटेकिंग है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, अंडरटेकिंग मतलब जो भी लिखित में जो एक्नॉलेजेस किया, जो ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है आप उसका ब्रीच करते हो, उसका हनन करते हो, उसकी अवमानना करते हो, उसका पालन नहीं करते हो, वो क्या है, सिविल कंटेम्प्ट है। आप नॉर्मली समझ लीजिए सिविल का मतलब जहाँ सिविल केसेस के रिगार्डिंग, डिक्री सिविल केस में होती है, जजमेंट तो क्रिमिनल सिविल दोनों में होता है, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, अदर प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो है सिविल मैटर से बिलोंग करती है। जब सिविल मैटर के किसी आदेश में, किसी ऑर्डर में, किसी कोर्ट के फैसले में जब कोई कंटेम्प्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिविल कंटेम्प्ट। लाइक दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज़ ऑल्सो द सेम। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आ जाएगा, उसके अंदर पब्लिकेशंस होंगी, चाहे वो वर्ड्स में, स्पोकन, रिटन, साइन, विजिबल रिप्रेजेंट्स, अदरवाइज, कि या तो आपने शब्दों से, लिखित में बोल कर, या किसी संकेतों से, विजिबल जो सामने दिखाई दे, ऐसी कोई प्रक्रिया आपने करी हो जिससे कि किसी के ऐसे एक्ट का हनन होता हो जो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होना चाहिए। स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज, लोअर टू टेंड टू लोअर अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, किसी कोर्ट को आपने स्कैंडलाइज करना, किसी की कोर्ट को आपने क्षति पहुंचाना, किसी भी कोर्ट को आपने हनन करना, किसी की स्कैंडलाइज जो है वो एक वाइड वर्ड टर्म है और स्कैंडलाइज टर्म में काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है। स्कैंडल करना, स्कैंडल क्या होता है नॉर्मल सेंस में, आपके स्कैंडल करना, कि ये स्कैंडल कर दिया, एक उसने गुट में मिलके कोई एक्ट कर दिया, कोई ऐसा कारनामा कर दिया जो काफ़ी अचंभे वाला था, ऐसा कोई आपने स्कैंडलाइज वर्क किया या उस स्कैंडलाइज वर्क की करने की कोशिश की, तो वो सारा क्या है, कंटेम्प्ट में काउंट हो जाएगा। प्रेजुडाइज का मतलब है कि आप प्रेजुडाइज करते हो, भेदभाव कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो कोर्ट के किसी काम में, किसी जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर, या आप इंटरफेयर कर रहे हो, टेंड्स टू इंटरफेयर विद, या इंटरफेयर करने जा रहे हो, या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रुकावटें पैदा कर रहे हो, या रुकावटें करने का प्रयास कर रहे हो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि आपने ये ऑर्डर तामील करवाना है और उसी के अंदर आप दखल अंदाजी करते हो, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। स्कैंडलाइज, जैसे ये कमेंट पास की गई थी जस्टिस बोबडे की, भी एक तरीके से स्कैंडल आप मान के चलते हो, मिली जुली भक्ति के साथ जो कोई एक्ट किया गया हो, आप ये मान के चलते हो कि जो प्रशांत भूषण है वो एक अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी गुटबाजी ऐसे कोई टर्म जो है यूज़ की जा रही हो जहाँ पर वो स्कैंडल वर्ड में फॉल कर जाएगी, तो उसे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मानेंगे। स्कैंडल का एग्जैक्ट मीनिंग तो कुछ और होता है अगर आप करेक्ट हिंदी में देखिए, लेकिन इसके अंदर शामिल काफ़ी चीज़ें आ जाती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वाइड कंसेप्ट, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अंदर बहुत चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इसका एक्चुअल में जो हिंदी में जो मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट सा है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट मीनिंग बताना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं लगा क्योंकि हमें क्या करना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूछा जा सकता है कि मीनिंग क्या है, वो पूछा जा सकता है। कंटेम्प्ट क्या है, किस प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं,
उसके बाद आगे पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी गई है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या हिस्ट्री रही है। द रूट्स ऑफ कंटेम्प्ट लॉ इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आज़ादी से पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट और एट मद्रास में जब एग्जिस्टेंस में आया 1801 में सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आई, चार्टर ऑफ 1800 के चार्टर से ये बात हो रही है लीगल हिस्ट्री की। लॉ की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री की बात हो रही है कि जब फर्स्ट टाइम चार्टर आया था 1800 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो एग्जिस्टेंस में आई थी मद्रास में, और 1823 के चार्टर में बॉम्बे में एग्जिस्टेंस में आई थी। जो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता था उसको वही सेम पावर थी कि उस रिकॉर्ड के रिगार्डिंग अगर कोई पब्लिश करता है या उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो है कोई कमेंट करता है, कोई डिसओबीडियंस करता है या डिसरिस्पेक्टफुल जो ट्रीटमेंट करता है, तो वो कंटेम्प्ट में कैटेगरी में आता था। और उस टाइम में कंटेम्प्ट की जो पनिशमेंट होती थी, जो ट्रायल होता था, वो इंग्लैंड में चलता था। उसके बाद क्या 1861 के एक्ट से हाई कोर्ट आ गई जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती थी, कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास में। उनके पास भी इनहेरेंट ऑटोमेटिक से उनमें से उन्हें पावर दी गई थी कि जैसे ही कोर्ट का गठन हुआ उसी के साथ उनको पावर मिल गई कंटेम्प्ट की। लीगल रिमेम्बरेंसर वर्सेस मातीलाल घोष एंड अदर्स के केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कंटेम्प्ट जो है वो आर्बिट्रेरी, अनलिमिटेड और अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए और शुड बी एक्सरसाइज विद अ ग्रेट क्वेश्चन, कि जो कंटेम्प्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से, काफ़ी ज़्यादा सावधानी से उसका यूज़ किया जाना चाहिए। जो पावर है मेरिट्स के ऊपर डिसाइड होनी चाहिए। रियलाइज एंड अंडरस्टूड नो लिमिट्स टू द इम्प्रिजनमेंट दैट मे बी इन्फ्लेक्टेड और फाइन मे बी इम्पोज्ड, कि इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन तो होगी लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशन में भी इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो है उसमें कोई भी राइट नहीं होगा अपील का। कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जब आप बात करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप क्वेश्चन बरतोगे, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, आपका जो ऑर्डर है अनलिमिटेड ना हो, अनकंट्रोल्ड ना हो। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ ऐसी बातें जो हैं वो इसके अंदर कही गई थी। तो फर्स्ट टाइम आप ये मान के चलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आर्बिट्रेरीनेस को यूज़ किया गया कि उसको रिमूव करना चाहिए, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर जो अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ इसे यूज़ करना चाहिए और इसकी मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हो, क्योंकि उस टाइम में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग जो है किसी भी प्रकार का राइट ऑफ जनरल अपील नहीं होता था। उसके बाद बात आती है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1926 आया था सबसे पहले इंडिया के अंदर, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर क्या था, एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट की वही पावर होगी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो नीचे वाली कोर्ट्स है, क्या उनके पास भी पावर होगी। तो मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें ये बात व्यक्त की थी कि हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुरिसडिक्शन होगा। जो मुफस्सिल कोर्ट्स होती थी उस टाइम में, छोटी छोटी जो कोर्ट्स होती थी, उनका जुरिसडिक्शन भी हाई कोर्ट के पास होगा। पर जो कैलकटा हाई कोर्ट है उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि जो हाई कोर्ट इंडिया में है उनके पास अपने आप की कोई पावर नहीं है, ये जो है किंग की जो पावर है इंग्लैंड के अंदर उसके अंडर में काम करेगी, उनके कंट्रोल में काम करेगी। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1926, वो पहला ऐसा स्टैच्यूट था इंडिया में जिसने कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग जो है लॉ पास किया था। सेक्शन 2 जो है उस एक्ट का ये बताता है कि जो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो पावर उनकी जो लोअर कोर्ट्स है उनके ऊपर भी वो कंट्रोल करेगी। जो हाई कोर्ट के पास जो पावर है कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग, तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है, वो निचली कोर्ट्स पर भी लागू होगा। तो आज के टाइम में भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास खुद की कोई पावर नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग। एक 345 में CRPC में जजेस के पास है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर दी गई है, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज़ कोर्ट के पास कंटेम्प्ट का चार्ज लगाने की कोई पावर नहीं है। जो 1926 का जो एक्ट था उसके अंदर जो इनेक्टमेंट जो था उसको रिपील कर दिया गया 1952 के एक्ट से, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इन्होंने सोचा कि अपना खुद का एक एक्ट बनाया जाए
उस एक्ट के लिए उन्होंने 1926 के एक्ट को रिपील कर दिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 को वो लेकर आ गए। फिर उसके अंदर भी काफ़ी कमियां थी। जब किसी एक्ट में कमियां होती है तब उसमें अमेंडमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अप्रैल 1 1960 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। तो कंसोलिडेट और अमेंड का मतलब है कि लॉ ऑफ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग जो भी लॉज थे सभी लॉज को कंबाइन कर दिया गया और उसमें जो है अनसर्टन, अनडिफाइंड और अनसेटिस्फैक्ट्री जो चीज़ें थी उन सभी को चेंज कर दिया गया। कि पहले क्या था कि अनसर्टन, अनडिफाइंड और अनसेटिस्फैक्ट्री टर्म्स थी, यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स थी जिनको कोई डेफिनेशन नहीं थी, उनके डेफिनेशन को एक रंग रूप दिया गया, रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा के बेस पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नया एक्ट है उसका जो सिस्टम शुरू किया गया। और इसके बाद जो है 1961 में एक स्पेशल कमेटी गठित की गई जो H.N. सन्याल के चेयरमैनशिप में की गई थी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उस टाइम के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और इस सन्याल कमेटी ने 1963 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, वो जो हैं किस तरीके से होंगी और क्या उनको फॉर्म किया जाएगा, क्या उसका कोडिफिकेशन होगा। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक 1971 आया और उसने किस किस को रिपील कर दिया, 1952 के एक्ट को रिपील कर दिया। उससे पहले 1926 का एक्ट था। तो हमारे लिए मेनली 3 एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1926, 1952 और 1971। और करंट में कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट प्रिवेल कर रहा है, 1971। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। कितने प्रकार के कंटेम्प्ट दिए हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सिविल और क्रिमिनल। 2B सिविल है और 2C क्रिमिनल है। ये पूछा जा सकता है प्री के अंदर, इससे ज़्यादा प्री में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मेंस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न पूछा जा सकता है, कौन कौन से क्या क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, CRPC में क्या प्रोविज़न है, दूसरे एक्ट्स में क्या प्रोविज़न है, वो पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या बताता है वो हम थोड़ा अब डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मानता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो वहाँ जहाँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न भी इनहेरेंट ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है ट्रायल करने की। आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को सिमिलर पावर प्रोवाइड करता है। और वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उनके पास जो है सेम पावर है, जिस पावर के बेस पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है उसके पास सुपरवाइजरी कंट्रोल भी है 235 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत जो है हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनका जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट के पास है। जब भी सेशन कोर्ट या ऐसी कोई जगह पर कंटेम्प्ट का बात आती है तो उसका ट्रायल जो है हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि उनके पास जुरिस्डिक्शन दिया गया है आर्टिकल 235 में। आर्टिकल 129 का जो है उसके अंदर पावर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 142 और क्लोज 2 के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, और जिसे वो पनिश कर सकता है। वो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट के बिहाफ पे जो भी लॉ बने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी में पावर है उसके पास कि वो ऑर्डर बना सकता है, किसी भी व्यक्ति को कहीं कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुला सकता है, प्रोडक्शन किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पनिशमेंट जो है कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग मिलनी हो, उन पनिशमेंट के मामले में केस को इन्वेस्टिगेट भी करवा सकता है। तो ये जो आर्टिकल कौन कौन से हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस, आर्टिकल 129, 215 ये तो हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 235 होगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। आर्टिकल 142 क्लोज 2 हो गया कि वो किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजंस है वो 124 से लेके समथिंग चल रहा है, और तो जब 42 है वो भी उसी के प्रोविजंस में फॉल करता है। तो आपके माइंड में हमेशा रखिएगा कि जब 41 की बात आती है, 42, 43, 45 ऐसी कोई बात आती है, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस हैं। 216, 15, 14, 13, 12 ऐसे करके जो प्रोविजंस है वो हाई कोर्ट के पास आते हैं। तो ये आप हमेशा माइंड में रखना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कंटेम्प्ट का क्या प्रोविज़न, मैंने पहले आपको बताया था, सेक्शन 345 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का,
उसके अंदर ये कहा गया है कि प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, CRPC एम्पावर एनी सिविल क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट टू पनिश समरीली। किसी भी पर्सन को सिविल क्रिमिनल और रेवेन्यू में समरीली ट्रायल कर सकता है, गिल्टी किसी को मान सकता है। सेक्शन 175, 78, 79, 180 एंड 228 IPC में इन प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट के अंदर अगर कोई एक्ट होता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें कंटेम्प्ट का चार्ज लगा सकते हैं। आप एक माइंड में रखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट, प्रेजेंस ऑफ कोर्ट और व्यू ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की उपस्थिति में या कोर्ट के बिहाफ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो चार्ज लगा सकती है, लेकिन कोर्ट के बाहर अगर किसी ने कोई एक्ट किया तो उस पर जो है CRPC के तहत JMIC किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगा सकता। अरुण पासवान SI वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इसी चीज़ को पेरुजल किया गया 345 सेक्शन को। इसके अंदर क्या था कि स्लोगन शाउट किए गए थे, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी किसी जज के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो उसमें ये बात कही कि जो है ये प्रोवाइजर टू सेक्शन 10 के एम्बिट में फॉल नहीं करता और हाई कोर्ट का यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस प्रकार का कॉन्टेम्प्ट का चार्ज नहीं लग सकता। और अगर इसमें यह भी चीज़ कही गई थी कि जो प्रेजेंस है कोर्ट की वो होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं थी, तो कॉन्टेम्प्ट का चार्ज नहीं लगेगा। पनिशमेंट क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चलाने की। सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत 6 महीने की पनिशमेंट हो सकती है और 2000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट का प्रावधान है जो कोर्ट्स लगाती हैं। सिविल केसेस में कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो फ़ाइन दिया जा रहा है क्या वो जस्टिस का एंड हो रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, क्या जो इम्प्रिजनमेंट दी गई है वो नेसेसरी है, और जो सिविल इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप भी जानते हो कि जब सिविल इम्प्रिजनमेंट होती है तो जिस पार्टी के द्वारा इम्प्रिजनमेंट करवाई जाती है वो कोर्ट का जेल का खर्चा भी वही पार्टी देती है, इसलिए बहुत कम लोग ही ऐसा सोचते हैं कि सिविल इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। लिमिटेशन पीरियड क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सेक्शन 20 जो है वो बताता है 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है कि आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो आज से 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको केस फाइल करना होगा, चला चार्ज करना होगा, अदरवाइज़ जो है लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। आप डिफेंसेस क्या क्या ले सकते हो? क्लोज बी जो है सेक्शन 13 का वो ये कहता है, जो 2006 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें एक आ गया था कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए एक्यूज जो है प्ली ले सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट में जनता की भलाई के लिए, बोनाफाइड का मतलब है कि अच्छे विश्वास के साथ भले काम के लिए कोई एक्ट किया है, तो उस मामले में वो डिफेंस भी ले सकता है। कह रहा है कि हाउ एवर नो कोर्ट शैल इम्पोज ए सेंटेंस अंडर दिस एक्ट फॉर ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द कंटेम्प्ट इज ऑफ द नेचर सब्सटेंशियली इंटरफेयर, कि वो ये भी कोर्ट जो है सेंटेंस नहीं देगी जब तक वो अच्छी तरह से इस बात के लिए सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि जो इंटरफेरेंस किया गया था या इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई थी कि वो जस्टिस के अगेंस्ट थी या जस्टिस के पक्ष थी, ये सारी चीज़ भी वहाँ पे देखनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्या कहोगे? मान लो प्रशांत भूषण ने अपने कुछ व्यूज़ दिए, वो क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पार्ट था, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी कुछ एक फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी काफ़ी कुछ बोला है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1) का क्लोज ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हर एक व्यक्ति को अपने विचार एक्सप्रेस कर सकता है। आर्टिकल 129 और 215 जो है वो हायर जुडिशरी को पावर देता है और लिमिट लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बात कही थी कि जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है वो वेग है, अनवांटिंग जुरिस्डिक्शन है, सर्टन बाउंड्रीज की निश्चित बाउंड्री नहीं है, अनसर्टन है, जजेस अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई भी लॉ है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। सिविल लाइबिलिटी को ट्रम्बल ना करे, ट्रम्बल का मतलब नुकसान ना पहुंचाए। जो अजम्पशन है, जो अनुमान लगाया गया है कि जो जुडिशरी है वो जो है शील्डेड जज, कि जब जजेस का क्रिटिसिज्म होगा, जजेस ने अगर इनजस्टिस कर दिया उसके रिगार्डिंग जब पब्लिक ओपिनियन आएगी तो तभी तो वो जजेस जो अपना वर्क कर पाएंगे। श्योरली अगर एक प्रकार का साइलेंस रहेगा डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या है कि वो कंटेम्प्ट और जो सस्पिशन है वो रिस्पेक्ट को कम कर देगा। कि अगर मान लो जजेस की ओपिनियन होता है, जजेस के अगेंस्ट ओपिनियंस आते हैं, अगर वो ओपिनियन आएंगे तो वो पब्लिक ओपिनियन है। अगर सरकार या पब्लिक अगर ओपिनियन करता है किसी चीज़ पे, तो अगर उसी के रिगार्डिंग आप कंटेम्प्ट कर देते हो तो वो क्या होगा, एक गलत काम हो जाएगा।
इन अ डेमोक्रेसी द पीपल शुड हैव द राइट टू क्रिटिसाइज जजेस। लोगों को जज को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। जो कंटेम्प्ट पावर है उसको मजेस्टी और डिग्निटी की कोर्ट के साथ देना चाहिए, न कि उसके फंक्शन, उसके कार्य प्रणाली पर कोई भी मुद्दा उठाना चाहिए कि जो कोर्ट की डिग्निटी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ये व्यूज़ थे जस्टिस कृष्णा अय्यर जी के। जो राइट है सिटीजन्स का फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का, आर्टिकल 19(1) के क्लोज ए में वो जो है प्राइमरी होना चाहिए, वो प्रमुख होना चाहिए। जो पावर है कंटेम्प्ट की वो दूसरा होना चाहिए। कि जो राइट है प्राइमरी राइट होना चाहिए स्पीच और एक्सप्रेशन का, कंटेम्प्ट जो है उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये जस्टिस ने कृष्णा अय्यर ने कहा था। जस्टिस कृष्णा अय्यर जो है वो हमेशा ही पब्लिक के लिए भलाई के लिए कुछ बोलते हैं और उन्होंने लीगल एड के रिगार्डिंग भी काफ़ी कुछ बातें कही थी। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर की जो बातें हैं वो जो हैं काफ़ी हद तक पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के व्यूज़ के लिए होती हैं। लेकिन आज का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग हो चुका है। आजकल के जो जजेज हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को ही अपनी डिग्निटी मानने लगे हैं, जिस वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ के जो कोर्ट के चार्जेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। कुछ केस लो है जो इम्पोर्टेंट हैं। दूधा PN वर्सेस शिवशंकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो जजेस है उनको खुद को अपनी डिग्निटी को बढ़ाना होगा। फ्री मार्केट प्लेस है आइडिया के, फ्री मार्केट प्लेस का मतलब है कि जो विचार हैं वो व्यक्ति के विचार हैं, वो फ्री होने चाहिए, उन्हें अपने अधिकार हैं कि वो अपने विचारों को पेश करें। और जो क्रिटिसिज्म है जजेस का उसका स्वागत किया जाना चाहिए, न कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। सेकंड केस है री अरुंधति रॉय केस। इस केस में क्या है, इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो क्रिटिसिज्म है जजेस के कंडक्ट का वो फेयर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो किसी राजनीतिक पार्टी या पर्सनल इंटरेस्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी का, जो जुडिशरी की जो ये संस्था है उसका फंक्शन जो है अच्छे फेथ में, गुड फेथ में, किसी की भलाई के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। रिसेंटली अभी 2020 का एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये आपके करंट के एग्ज़ाम के हिसाब से भी ज़रूरी है, करंट इशू में भी आ सकता है। री विजय कुर्ला का केस है। इस केस में क्या था, एडवोकेट विजय कुर्ला, नीलेश ओझा और राशिद खान जो थे वो क्या थे, उन्होंने स्कैंडलस कुछ गलत जो आरोप हैं, स्कैंडलस का मतलब है कुछ गलत आरोप लगाना या गलत निंदनीय वर्क करना, कुछ ऐसे आरोप लगाए थे जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस विनीत सरन और दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस के खिलाफ। जब उन्होंने ऐसे कुछ कमेंट्स किए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो है 27 अप्रैल को जजमेंट आया और उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी गई 3 महीने की और 2000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया। क्योंकि उस टाइम क्या है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना पीरियड की वजह से जो पेमेंट ऑफ फ़ाइन है वो उसमें ये भी कहा गया कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग उन्हें 15 दिन की सज़ा और होगी। तो कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान ये जो ऑर्डर है ये 16 वीक के बाद लागू होगा, यानी कि 27 अप्रैल के जो 16 वीक हो जाएंगे, 16 सप्ताह हो जाएंगे, उसके बाद ये ऑर्डर लागू होगा। जब कंटेम्नर्स का मतलब जो जिन्होंने कंटेम्प्ट किया था वो सेक्रेटरी जनरल है कोर्ट के, उनके सामने जो अपने आप को पेश करेंगे और उनकी इम्प्रिजनमेंट है वहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर वो वहाँ खुद नहीं पेश होते तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू होंगे। हालांकि इसके अंदर अपील का भी प्रोविज़न है, तो अपील भी की जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इतना ज़्यादा मुझे इसमें नहीं लगा इम्पोर्टेंट बताना, अपने लिए इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि क्या एडवोकेट्स भी अगर जजेस के अगेंस्ट बोलते हैं तो कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है। तो इस केस में ये बात कहा गया है, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से इसके आगे कोई अपील की नहीं गई है। और जैसे ही कोई अगर अपील है या कोई फैसला आता है तो जैसे ही वो करंट में आएगा तो मैं उस टाइम में, जब करंट में वो इशू आएगा तो उस टाइम आपके साथ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग उसको डिस्कस करूँगी। क्या जो कंटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट है, जो ये अमेंडमेंट है, क्या कंटेम्प्ट एक्ट में होना चाहिए कोई और अमेंडमेंट्स? तो जो 21st लॉ कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे BS चौहान रिटायर्ड, जो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग जो है 2018 में रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जो अमेंडमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसके उन्होंने व्यूज़ दिए कि सबसे पहले तो हाई नंबर ऑफ़ कंटेम्प्ट केस के हाई नंबर हैं कि 96,993 तो सिविल केस पेंडिंग है और 583 क्रिमिनल केस पेंडिंग है वेरियस हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में।
और जो इम्पैक्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे वो क्या रहेगा कि अगर इसे अलाउ भी कर दे कि हाई कोर्ट पनिशमेंट करेगी कंटेम्प्ट के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, तो उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी यहाँ से हट जाएगा कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है कई बार अपनी मनमानियाँ करती हैं, अगर हाई कोर्ट का उस पर जुरिसडिक्शन होगा तो वो कुछ हद तक काबू में रहेगा। इंटरनेशनल कंपैरिजन, उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपैरिजन किया गया कि जो यूके है उसने पूरी तरह से ऑफेंस जो है कंटेम्प्ट का उसे अबॉलिश कर दिया, पर स्कैंडलाइज करना, किसी कोर्ट के अगेंस्ट बोलना, कोर्ट के खिलाफ कुछ गलत वाणी करना, टिप्पणी करना, वो आज भी यूके के लॉ में पनिशेबल है। आई होप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपके कोई डाउट्स हैं, जो भी आपके उसके रिगार्डिंग कोई लर्निंग स्किल्स है या कोई पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा इसमें कुछ पॉइंट मैंने बताना मैं भूल गई हूँ तो आप वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। और जितने भी हो सके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखना कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जहाँ जीके सब्जेक्ट में आता है, जहाँ लीगल जीके आती है, जहाँ जनरल अवेयरनेस की टॉपिक आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।